गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पार्ट थर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूरोपियन हिस्ट्री का ये जो पार्ट है उसमें केवल आपको ये याद रखना है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता क्या है, इसका प्रभाव क्या था, इंग्लैंड में ही क्यों हुआ और इसके रिजल्ट्स क्या क्या निकले। तो द फैक्ट्री सिस्टम पर हमने कल क्लास छोड़ी थी। फैक्ट्री सिस्टम आपको अच्छे से पता है। फैक्ट्री सिस्टम में होता क्या था कि पहले लोग क्या थे करते थे, अपने घरों पर सामान मंगाते थे, कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को मंगाते थे और उसके क्या करते थे, बुनाई है, कोई भी चीज़ बनानी है, ठीक है, हाथ से बननी हैंडमेड चीजें होती थी। लेकिन अब क्या है कि घरों को छोड़कर लोगों को फैक्ट्री में आना पड़ता था। मशीन अपने आप काम करती थी, लेकिन उन मशीनों को कैसे काम करना है ये कौन करवाता था? वर्कर्स करवाते थे। ठीक है, तो फैक्ट्री सिस्टम का एक रिजिड शेड्यूल होता था। कम से कम आप बोल सकते हो 8 से 10 घंटे तो इनको कंटिन्यूस वर्क करना पड़ता था। कई बार ये औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप 14-14, 16-16 घंटे पे ये लोग काम किया करते थे। ठीक है, रिजिड शेड्यूल। उसके बाद में मैंने आपको बताना है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फर्स्ट इंडस्ट्री टू मैकेनाइज, यानी कि सबसे पहले जो टेक्सटाइल कंपनी थी वो बनी थी। टेक्सटाइल मतलब जो फैक्ट्री है वो सबसे पहले बनाई गई थी। उसके बाद में द पावर लूम आप देख सकते हो किस तरह से काम करता है। द डोमेस्टिक और पुटिंग ऑफ सिस्टम, यानी कि द टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंग्लैंड, मोस्ट ऑफ द वर्क वॉज डन इन द होम। पहले ये चीज़ थी जो मैंने आपको बताई दी। पहले जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती थी वो इंग्लैंड की सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी थी। कपड़ा व्यापार जो है सबसे बड़ा था, लेकिन पहले क्या होता था, घर में बैठकर ही इसको बनाया जाता था। टेक्सटाइल फैक्ट्री वर्कर्स इन इंग्लैंड कितने थे? 1813 में 2400 वर्कर्स से 1.5 लाख बन गए। 85,000 से 2 लाख के समथिंग, 224 लाख से लेकर 1 मिलियन वर्कर मोर देन। ये 1850। देखो गणित जो सेट हुई है ना आपकी टेक्नोलॉजी, वो 1813 से लेकर 1850 के बीच में ही चेंज हुई है। ओके, फिर कॉटन इंपॉर्टेंट टू ब्रिटेन बिटवीन 1700 टू 1800 कितना है, एक रेशियो बता रखा है कि इतना ज़्यादा कॉटन जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कॉटन गुड्स एक्सपोर्टेड बाय द ब्रिटेन 1700 टू 1800 कितना इनके जो व्यापार है, कपड़ा जो है बाहर गया है। तो ये धीरे धीरे 1800 तक आप देखते हो कितना 54,6,501, ये इतना ज़्यादा जो मात्रा में है, जो 17वीं सेंचुरी में मात्र इतना होता था वो कितना ज़्यादा बढ़ गया। ये जस्ट मैंने आपको आई एम गिविंग यू द फिगर्स। ओके, टोटल ब्रिटिश नेशनल इनकम धीरे धीरे कितनी बढ़ने लगी। देखो आप 1800 से लेकर 1901 तक देखते हो, इनकी धीरे धीरे ये जो रेशियो है बढ़ता ही जा रहा है और कितना ज़्यादा उछाल है आप ये देख सकते हो। कब के बाद में? 1820 के बाद में। 1813 के बाद में आप देखते हो कि ये हमेशा क्या हो गया, इंक्रीज ही हुआ है। टोटल नेशनल इनकम पहुँचते पहुँचते इनके कितने ज़्यादा मिलियंस हो गए। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द कॉन्टिनेंट, अगर आप देखते हो ये है कॉन्टिनेंट और यहाँ पर देखो इंग्लैंड, ये वाला हमारा ग्रेट ब्रिटेन, नीचे क्या है, स्पेन, ओके, फ्रांस, जर्मनी, सैक्सोनी, प्रूशिया, रशिया, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, लिवोनिया, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, सर्बिया, ऑटोमन एम्पायर, इटली, फ्लोरेंस, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। ठीक है, तो ये सारे थे। तो इसमें आप देख सकते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द कॉन्टिनेंट में कहाँ पर हुआ। तो सबसे पहले आपको, क्योंकि ये जो है स्क्रीन पे आप अच्छे से देख नहीं पाओगे, बस आपको इन शॉर्ट ये समझना है कि हर जगह ये आप एक तरह से देख सकते हो कि पूरे यूरोप में किस तरह से औद्योगिक क्रांति ने जगह ली थी। ठीक है, हर जगह। ऑरेंज जो है वो आप देखते हो नो प्रेजेंट अमेशन बिफोर 1849, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे टेक्सटाइल कंपनीज जो है अपना जन्म लेने, पॉपुलेशन बढ़ने लग गई। रेल रोड्स इन द कॉन्टिनेंट, जितने भी राइट से दिख रहे हैं वो सारे के सारे रेल रोड जो है एडेड बाय 1885, उससे पहले केवल ग्रीन में थे। उसके अलावा देखो कैपिटलिज्म, मैंने बताया था आपको अच्छे से, कैपिटल, मनी। Industrial revolution created a need of vast amount of capital to build factories, purchase machinery, purchase raw material and pay worker। अब कैपिटलिज्म का मतलब सीधा सीधा क्या होता है आपका? कैपिटलिज्म का सीधा सीधा मतलब होता है कि जब आप तो कैपिटलिज्म की वजह से देखो इंडस्ट्रियल वर्कर आए, कैपिटल यानी कि आपका पैसा बढ़ा, वाणिज्यवाद बढ़ा, मर्चेंटिज्म बढ़ा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से देखो आपकी फैक्ट्रीज बनने लगी, बड़े बड़े कल कारखानों का निर्माण कार्य शुरू हुआ,
मशीनरीज को आप खरीदने लगे, परचेज रॉ मटेरियल कच्चे माल को खरीदने लगे और वर्कर्स को पे करना। ये चारों पॉसिबल कंडीशंस थी कहाँ पर, इंग्लैंड में और भी अलग अलग जगह पर। ओके, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलिज्म, प्राइवेट ओनरशिप होनी चाहिए आपके पास, फ्री एंटरप्राइजेस होने चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए, मार्केट इकोनॉमी और कंपटीशन। ये वैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पार्ट नहीं है, आप इसको इतना याद नहीं रखेंगे तो चलेगा, लेकिन कैपिटलिज्म का एक रीजन था, वाणिज्यवाद जो वाणिज्यवाद है वो भी कहीं ना कहीं इसका रीजन बनता है। प्राइवेट ओनरशिप यानी कि इंडिविजुअल ओन द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपके पास में खुद के प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट आप व्यापारी है, अपने हिसाब से आप प्रोडक्शन कर सकते हो, अपने हिसाब से उसको जिस भी अमाउंट पे बेचना है वो बेच सकते हो, और राष्ट्र आपके ऊपर राष्ट्र कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंडेंट करेगा। फ्री एंटरप्राइजेस यानी एनीवन कैन एंटर एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो, ये कैपिटलिज्म की शर्त है। प्रॉफिट बॉटम लाइन ऑफ बिजनेस टू मेक डॉलर्स, यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए ही तो बिजनेस किया जाता है। मार्केट इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए, कंपटीशन मार्केट में होगा तभी आपके बीच में अच्छा जो है गुड्स आप करोगे। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड सोसाइटी, समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, पहले लोग जैसे थे वैसे रहते थे, लेकिन अब स्टेटस कहीं ना कहीं इनका क्या है दिन ब दिन बढ़ने लग गया। ओके, तो ये क्योंकि दो देखो थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट ले रही हूँ। न्यू सोशल क्लासेस कौन कौन सी बनी, इकोनॉमिक फैक्टर रिजल्ट्स इन डिक्लाइन ऑफ स्लेवरी, यानी कि दास जो है अब कम होने लगे। इकोनॉमिक फैक्टर रिजल्ट्स इन डिक्लाइन ऑफ स्लेवरी, यानी कि दास की जगह मजदूर बनने लगे। कैपिटलिस्ट वेल्थ ब्रिंग्स न्यू स्टेटस टू द न्यू एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज, यानी कि व्यापारी वर्ग बढ़ा, सर्वहारा वर्ग बढ़ा। न्यू अर्बन क्लासेस ऑफ प्रोफेशन, ब्लू कॉलर फैक्ट्रीज वर्कर। अर्बन एनवायरनमेंट ऑल्सो क्रिएट्स न्यू टाइप ऑफ डाइवर्जेंस सपोर्टिंग इवेंट्स, यानी कि कहीं ना कहीं आप एक लिख सकते हो, मध्यम वर्ग का उदय हुआ, उसके अलावा व्यापारी वर्ग का उदय हुआ, प्रभुत्वता बढ़ी और उनका राजनीतिक हस्तक्षेप भी बढ़ा। फिर द न्यू इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर कैसा था, आप जिस स्क्रीन पे देख, द न्यू मिडिल क्लास इस टाइप से रहने लगे, द न्यू वर्किंग क्लास इस टाइप से रहने लगे। पहले बेचारे कृषि करते थे, किसानी करते थे, बहुत दो जून की रोटी इनको मिल जाती थी, लेकिन अब जो है इनका धीरे धीरे पहनना, जब खुद की कपड़ा इंडस्ट्री है तो ये क्यों ना पहनेंगे, ठीक है, तो ये पहनने लग गए। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर होने लगी। द इंडस्ट्रियल मिडिल क्लास क्या था, द न्यू क्लास इवॉल्व फ्रॉम गिल्ड मर्चेंट्स इन सिटीज, ठीक है, बर्गराइज कैपिटलिस्ट बिगिन टू एनक्लेव पावर एंड स्टेचूज ऑफ द अगेरियन लैंडेड क्लासेस, यानी कि आप इन शॉर्ट ये बोल सकते हो द इंडस्ट्रियल मिडिल क्लास जो है वो व्यापारी वर्ग जो है वो बनने आ गया, ठीक है। फिर क्लास स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अपर क्लास वेरी रिच इंडस्ट्रियल फैमिलीज, नोबल्स सामंत वर्ग जो होता था अपर क्लास। फिर अपर मिडिल क्लास क्या था, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल इंक्लूडिंग लॉयर्स एंड डॉक्टर्स। लोअर मिडिल क्लास अदर प्रोफेशनल इंक्लूडिंग टीचर्स, शॉप ओनर्स एंड ऑफिस वर्कर। वर्किंग क्लासेस में कौन कौन से थे, फैक्ट्री वर्कर्स है, उसके अलावा एंड स्मॉल फार्मर्स है, इम्प्रोवाइजर एंड पुअर इंडियन वर्कर एंड द अनएम्प्लॉयड। ये चार क्लास सीधी सीधी आप खुद देख सकते हो। सबसे पहले अपर क्लास होती थी, अपर क्लास बहुत ही ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट होता था, फैमिलीज होती थी, नोबल सामंत होते थे। उसके नीचे अपर मिडिल क्लास काम करता था, उसके नीचे लोअर मिडिल क्लास था, फिर वर्किंग क्लास था और फिर एम्प्लॉय। तो ये क्लास आप बना सकते हो कब, जब ईयर आप पढ़ रहे हो। उसके बाद में आप देखते हो 19th सेंचुरी बुर्गोजिस द इंडस्ट्रियल न्यू रिच, कैसे इसके टाइप से आप एक तरह से फोटो देख सकते हो, इमेज देख सकते हो कि इनका धीरे धीरे पहनावा किस तरह से चेंज हो गया। ओके, ये ब्रिटेन की बात करें, यूरोप के कंट्रीज की बात करें जिसमें फ्रांस था, जर्मनी था, आयरलैंड था, अलग अलग। लोअर एंड मिडिल क्लास हाउस किस तरह से थे, मिडिल क्लास हाउस इस टाइप से थे, एक साथ बिल्डिंग्स होती थी उसमें रहते थे, और ये जो थे टेनीमेंट्स थे, यहाँ पर बेचारे वर्कर रहते थे। अप स्टेयर्स डाउन स्टेयर्स किस टाइप से काम करते थे, द इंग्लिश मिल टाउन इस टाइप सा था। फिर इंडस्ट्रियल सेप्ट्रो एंड शाइन किस टाइप की थी, द न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज़ में कन्वर्ट हुआ ना भाई, गांव छोड़कर आप शहरों की तरफ जाओगे तो शहर की तरह ही तो कार्य किए जाएंगे। फिर क्या, डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स, वेरी गुड, स्लम्स तो आप अच्छे से जानते हो ना, कच्ची बस्ती बनने लग गई क्योंकि मजदूर कहाँ रहेगा। लंदन 1 मिलियन इन 1800, 2.4 मिलियन इन 1815, मात्र 30 वर्षों में आप देखते हो कितने ज़्यादा बिलियंस का इजाफा हुआ। वेल्दी क्लासेस मूव आउट सुबर्ब इंडस्ट्रियल स्लम्स एरियाज डेवलप इन द सिटी सेंटर, ओपन गटर्स एज सेवेज सिस्टम, डेंजर ऑफ
क्लोरा, फर्स्ट सेवेज सिस्टम, पाइप आउट। ये देखो बस बेसिक इसमें आपको ये याद रखना है कि स्लम्स जो है यानी मजदूर वर्ग जो है, गरीबी भी बढ़ेगी, मजदूर भी बढ़ेंगे, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर होता जाएगा, ठीक है। अर्ली 19 लंदन बाय गैस्टावा डोरे, किस टाइप का था, फोटो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। प्रॉब्लम्स इश्यूज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी आपको खुद को पता है, वेस्टेज को कहाँ डाले, गार्बेज को कहाँ पे डाले, और फैक्ट्री से निकलता हुआ धुआं आपको बीमारी की तरह ही फैलाएगा, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या थी, द जीनियस ऑफ द एनवायरमेंटल कास्ट्रोफो इंटेलेक्ट, ओरिजिन ऑफ द ह्यूमन डोमिनेशन ओवर नेचुरल रिसोर्सेज। वेरी गुड, ये तो अच्छी सी बात है, आपको अच्छे से पता है कि जब आप फैक्ट्री से निकलता हुआ धुआं और उससे निकलते हुए पानी को जब पियोगे तो आप में अनकॉन्शियसली कितनी बीमारियां ही, अनफोर्सिन टॉक्सिन, occupied hazards, social ills, landless, protests, migrating workforces, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। The demographic transition, industrialization result in the marked decline of the both fertility and mortality. Cost of living increases in industrial society. Urbanization proceed dramatically. इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है बस कि गाँव से शहर की तरफ गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसके 1800 सेंचुरी की तर्ज पे ओनली 20% ऑफ ब्रिटेन लिव इन द टाउन्स विद पॉपुलेशन ओवर 10,000। 1975 और ब्रिटेन्स लिव इन ब्रिटेनर्स यानी कि ब्रिटेन में रहने वाले जनता जो थी, जो इंग्लैंड वासी थे, वो अर्बन एनवायरनमेंट में सेटल डाउन कर लेते और धीरे धीरे गाँव जो है खाली होते चले गए। ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा कॉस्ट था। पॉपुलेशन ग्रोथ मिलियंस आप देख सकते हो। फिर ट्रांस कॉन्टिनेंट माइग्रेशंस, 19th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ ड्राइव्स यूरोपियंस टू अमेरिका, यानी कि इसी की वजह से बहुत सारे इंग्लैंड के लोग अमेरिका में जाकर बस गए थे। 50 मिलियन अक्रॉस अटलांटिक, ब्रिटेन इज टू अवॉइड अर्बन स्लम्स, आयरिश टू द अवॉइड पोटैटो फेमाइंस ऑफ 1814 एंड जियोस टू द अमेंडन टकरन प्रिकॉशंस। ये सारे के सारे लोग जो है प्रिकॉशन है और यूनाइटेड स्टेट फेवर्ड डेस्टिनेशन, यानी कि यूनाइटेड स्टेट जो है कहीं ना कहीं था। अब देखो इसमें हुआ क्या, अब क्या था कि इंग्लैंड में हर जगह लोग जो है अर्बन कंट्रीज, अर्बन सिटीज़ में जाके रहने लग गए इंग्लैंड की। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन अपने आप में सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, उन्होंने इंग्लैंड को छोड़कर कहाँ की तरफ, अमेरिका की तरफ, वहाँ पर जाकर बस गए और वहाँ पर जाकर वो रहने लग गए। कब की बात है ये, 19th सेंचुरी के आसपास की, 18th सेंचुरी एटलीस्ट। लेबरर ऑफन वर्क इन अ डेंजरस एंड हैजरस कंडीशन, मतलब वर्कर्स को कड़ी से कड़ी बहुत ही दिक्कतों के साथ में कार्य करना पड़ता था। आप देख सकते हैं किस टाइप से, देखो अगर चढ़ना भी है, अगर इधर से भी जाना है, इतनी हाइट पे जाकर काम करने लग गए और यहाँ पर वर्क अपना रह रहा है, तो सारी चीज़ें बड़ी ही ड्रास्टिक है। वुमन इन द वर्कफोर्स, एग्रीकल्चर, कॉटेज इंडस्ट्री वर्क इन्वॉल्व वुमन, नेचुरल ट्रांजिशन। ये सबसे बड़ी चीज़ हुई कि पहली बार औरतों ने भी घर को छोड़कर जो मशीनरी है, कल कारखाने हैं, वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। बट डेवलपमेंट ऑफ मैन एज प्राइम ब्रेड विनर्स, वुमन इन अ प्राइवेट स्पेयर वर्किंग चीप लेबर, यानी कि आप एक समझ सकते हो कि पहली बार ऐसा हुआ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में वुमेन्स जो है काम करने लगी, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी थी और इस मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी में वुमेन्स को पे स्केल यानी कम पैसों पर ही उनको कार्य दिया जाता था, काम पे रखा जाता था और वो एक तरह से अपने प्राइवेट स्पेयर होते थे। स्पेयर मतलब अगर कोई काम नहीं कर रहा है तब आप वुमेन्स को बुलाते थे। डबल बर्डन, वुमेन एक्सपेक्टेड टू मेंटेन होम एज वेल एज वर्क इन इंडस्ट्री, ये तो आज की भी दुविधा है, डबल बर्डन है ही है वुमेन्स के ऊपर। उस टाइम भी जब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तब उन्हें अपने घर को भी और अपने उद्योगों को भी क्या करना पड़ता था, उनको सेट करके रखना पड़ता था। और रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर, लैक ऑफ द डे केयर फैसिलिटीज़, यानी कि अगर बच्चा है आपके साथ में तो उसको भी थोड़े टाइम होने के बाद में आप क्या करोगे, काम पे रखोगे। मतलब उस टाइम बहुत अलग से मैं बताऊं तो बहुत पूरी 2 घंटे लग जाएंगे आपको समझाने में कि कल कारखानों में गरीबों की, मजदूरों की स्थिति क्या थी। मार्क्सिज्म अगर समझ जाओगे तो ये भी आप समझ पाओगे। ओके, चाइल्ड लेबर, अनलिमिटेड आवर्स, चाइल्ड लेबर, फैक्ट्री चिल्ड्रन अटेंड संडे स्कूल, संडे का स्कूल जाते थे बेचारे और काम करते थे। चाइल्ड लेबर डेंजरस था, आपको अच्छे से पता है, इसी वजह से एक्ट आया था। चाइल्ड लेबर पनिशमेंट क्या होती थी, मेल नरिशमेंट, बीटिंग्स, मारना, रनवेज सेंट टू द प्रिजन, जेल में भेज दिया, 40-60 आवर्स,
वर्क डे, अनफेयर लो वेजेस, खाना कम मिलता था, एक्सट्रीमली डेंजरस वर्किंग कंडीशंस, बहुत डेंजरस वर्किंग कंडीशंस में बच्चों को बेचारों को कारीगर की तरह काम किया गया। यंग कोयल माइंस में, यानी कि जो कोयले की खान होती थी उसमें बच्चों से मजदूरी करवाई जाती थी। चाइल्ड लेबर इन द माइंस, चाइल्ड हुरिज, यंग बॉबिन डॉफर्स, स्टीरियोटाइप ऑफ द फैक्ट्री ओनर, monopolies, trust and cartels. Large corporations form blockades to drive out competition, keep prices high. John D. Rocklin control almost all oil drilling, processing, refining, marketing in US. ये एक व्यक्ति का नाम बता रखा है कि किस तरह से काम किया जाता था। लॉर्ड रिफाइल ने जितनी भी ऑयल कंपनीज थी उनकी प्रोसेसिंग या रिफाइनिंग या मार्केटिंग उन सबको क्या कर रखा था, अपने कंट्रोल में कर रखा था। जर्मन IG फर्डिनेंड कंट्रोल्स 90% ऑफ केमिकल प्रोडक्शन को जर्मन कंट्रीज ने कर रखा था। गवर्नमेंट ऑफन स्लो टू कंट्रोल द मोनोपोलीज, मतलब जिसका जो ध्यान होता था, जिसके अंडर में जो आ जाता था उसके ऊपर वो 100% अपना कंट्रोल करके रख सकता था और दूसरी कंट्रीज को वो रिसोर्सेज जो है वो प्राप्त नहीं होते थे। उसके अलावा फैक्ट्री वेजेस इन लैंकाशायर एंड 1830 कितना था, मेल का, फीमेल का, ये सारी चीज़ें, डेज कितने थे, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना बहुत है। इफेक्ट रिफॉर्म ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है कि इफेक्ट और रिफॉर्मेशन का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ा। सोशल रिफॉर्म एंड ट्रेड यूनियन, सोशलिज्म को जन्म, समाजवाद को जन्म, कि हाँ एक समाज है, मार्क्सिस्टवाद को जन्म दिया, सर्वहारा वर्ग को जन्म दिया। सोशलिज्म हैड मेजर इम्पैक्ट ऑन 19th सेंचुरी रिफॉर्मर, रिड्यूस्ड प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट फॉर द मेल सफरेज, एड्रेसेस इशू ऑफ द मेडिकल इंश्योरेंस, अनएम्प्लॉयमेंट कंपेंसेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। मार्क्सिस्टवाद और सोशलिज्म ने इनकी बात की कि मजदूरों का भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह सारी चीज़ें होनी चाहिए। ट्रेड यूनियन फॉर्म फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग, स्ट्राइक टू द एड्रेस वर्कर कंसर्न, यानी पहली बार फिर इसकी वजह से जब लोगों को आप इतना दबाओगे तो वो आपके विरोध में कहीं ना कहीं आएंगे ही आएंगे। चाइल्ड लेबर मूवमेंट इन रेगुलेट, फैक्ट्री ओनर आर्ग्यूड दैट चाइल्ड लेबर वाज गुड फॉर द इकोनॉमी एंड हेल्प बिल्ड चिल्ड्रंस कैरेक्टर। फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1830, सुनो देखो बच्चों क्या बोला कि फैक्ट्री ओनर जितने भी थे उन्होंने बोला कि चाइल्ड लेबर जो है बहुत ही अच्छे होते हैं फैक्ट्रीज के लिए, उद्योगपतियों के लिए, और अर्थव्यवस्था को अच्छा करने में और चिल्ड्रंस के, बच्चों के जो हम बोल सकते कैरेक्टर है उसको अच्छा बनाने में भी फैक्ट्री लेबर जो है वो काम आता है। यानी कि अगर इनको हम मजदूरी करवाएंगे, कारीगर काम करवाएंगे, मजदूरी करवाएंगे कल कारखानों में, तो इनका खुद का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1833 लिमिटेड चाइल्ड लेबर एंड द नंबर ऑफ आवर्स चिल्ड्रन कुड वर्क इन द टेक्सटाइल मिल्स। ये 1833 का एक एक्ट आया जिसके अकॉर्डिंग चाइल्ड लेबर को फिनिश कर दिया गया, कम कर दिया गया। Labor unions, the 1871 Trade Union Act, Parliament passes the Trade Union Act of 1871, recognizing the collective of corporate identity of trade unions and effectively legalizing team। यानी कि हर तरीके से मजदूर आपकी कल कारखाने में क्या होना चाहिए, आपका ऑथराइज्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके वर्किंग आवर्स को कैपेबल कर दिया गया, उसको मजदूरी देना, ये सारे एक्ट बनाए गए। एक तो 1871 में और एक मैंने बताया आपको 1833 में, वो चाइल्ड लेबर की वजह से करवाया गया था। फिर है द चार्टिस्ट, चार्ट क्या आया, वांटेड पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म। चार्टिस्ट वांट द गवर्नमेंट टू अडॉप्ट अ पीपल्स चार्टर एंड इन्फ्लुएंस द स्ट्रगल ऑफ द यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स। यानी कि ह्यूमन राइट्स के बारे में सबने मिलकर बात की। 1832 की बात है, 13 मार्च का ये है, और द चार्टर का मतलब सीधा सीधा है, द चार्टर एक्ट आया कहाँ पर, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में चार्टर एक्ट आया, उसके हिसाब से ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की गई, मानवाधिकारों की बात की गई, और मानव का यानी कि मनुष्य का एक पर्टिकुलर काम कितना करना है, उसके हर तरीके के अधिकार की बात की गई थी इसमें, ठीक है। इसके अलावा द चार्टिस्ट आप बोल सकते हो क्या क्या था, की पॉइंट्स क्या है, यहाँ ये इंग्लैंड का ही मैप है। बिफोर अ लेक्चर चार्टर, मार्केट प्लेस, हम लोगों को हर जगह क्या दो, हमारा अधिकार दो। गवर्नमेंट रेस्पॉन्स क्या था, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन द कॉलोनीज इन 1832 टू रेज वेजेस इन ब्रिटेन, सैडलर कमीशन टू द लुक इनटू। यानी कि आप एक तरह से बोल सकते हो गवर्नमेंट ने रेस्पॉन्स पॉजिटिव दिया था इसका,
ठीक है। द पीपल्स चार्टर ड्राफ्टेड इन 1833, जिसमें इनको मिक्स हो गई है स्लाइड, पर इसका मैं जो अर्थ है वो समझा देती हूँ कि 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग लोगों को उनके मानवाधिकारों की बात की गई और उनके अधिकारों को दिया गया। न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, आप जैसे देख सकते हो वॉल्टेयर है, उसके अलावा आपका अलग अलग ये वॉल्टेयर हो गया, ये अलग थिंकर्स है, रूसो है, इन्होंने अपने प्रभाव डाले। सोशल रिफॉर्म्स एंड ट्रेड यूनियन में सोशलिस्ट हैड मेजर इम्पैक्ट ऑफ द सेंचुरी, रिड्यूस प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट फॉर मेल सफरेज, एड्रेस इशू ऑफ द मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात कर ली थी। ओके। मेथोडिज्म का मतलब है, जॉन वास्ले ने बोला इंस्टेंट सेलिब्रेशन अपील्ड टू द वर्किंग क्लास, यानी कि वर्किंग क्लास की खुद की क्या अपील है उसके बारे में बात की। वर्किंग क्लास को क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितने उद्योगपति उनसे कितना काम ले सकते हैं, मजदूरी दो चून की रोटी नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक व्यक्ति का नाम सुनते हो, मार्क्स ऐसा व्यक्ति था, कार्ल मार्क्स ने पहली बार बात की थी कि ये जो मजदूरों में काम करवा रहे हो और जिससे जो पैसा प्रॉफिट जो है उद्योगपति ले रहे हैं उसका जो है शेयर किसको मिलना चाहिए, मजदूरों को भी मिलना चाहिए। ओके। कार्ल मार्क्स। ओके। फिलोसोफर, सोशल साइंटिस्ट, हिस्टोरियन, रेवोल्यूशनरी, कार्ल मार्क्स इज रिगार्डेड बाय मैनी एज द मोस्ट इन्फ्लुएंट economic and the social thinker of the 19th century. As you know, the Karl Marx is very important when we are talking about the industrial revolution and European history. ठीक है। कार्ल मार्क्स ने क्या बात की थी वो मैं बता। 2 मेजर क्लासेस, कैपिटलिस्ट हु कंट्रोल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोटेलिस्ट वेज वर्कर्स हु सेल लेबर। ये सारी उन्होंने बात की थी कि एक वर्ग जो है वो बहुत अमीर वर्ग है, वो अमीर से अमीर होता जा रहा है, गरीब वर्ग जो है और गरीब होता जा रहा है। स्पेशली जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हमने राष्ट्र का जब विकास करते हैं, तब जब भी हम इन सब की चीज़ों की बात करते हैं तो हमें उन गरीबों का, मजदूरों का, जो कि फैक्ट्रीज में, कल कारखानों में काम कर रहे हैं, उनका भी क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। उनकी एक निश्चित सैलरी, एक वेतन के अनुसार हमको उनके जो वर्किंग आवर्स है उनको भी चेक करना पड़ेगा। तो आर्ग्यू फॉर द ओवरथ्रो कैपिटलिस्ट इन द फेवर ऑफ डिक्टेटरशिप टू द प्रोटेलिस्ट। ठीक है। तो जो आपका डिक्टेटरशिप है ऑफ द प्रोलेटरेट, यानी कि आप एक तरह से बोल सकते हो कि इसके फेवर में इसने क्या की थी, बात की थी। ओके। द यूटोपियंस, मार्क्सवाद, पीपल एज ए सोसाइटी वुड ऑपरेट एंड ऑन द वर्ल्ड। रॉबर्ट ओवन 1775 यूटोपियन सोशलिस्ट, इसने भी क्या किया था, मील्स के स्कॉटलैंड और मॉडल कोऑपरेटिव फैक्ट्री में काम किया, उसके ऊपर बात की। मैनी इंडस्ट्रीज विजिटेड न्यू लैंडमार्क एंड अ फ्यू अडॉप्टेड एस्पेक्ट ऑफ ओन्स कोऑपरेटिव, इसने बात की थी। ठीक है। थॉमस माल्टन, सेम, ये जस्ट उनके एग्जाम्पल्स है जो हम बात कर रहे हैं। ओके। तो कल्चर इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या हुआ था, वाणिज्यवाद हमने पढ़ाई कि 19th सेंचुरी में अलग अलग जगह पर ग्रोथ डिवाइस यूरोपियंस टू अमेरिका में चले गए थे। उसके बाद में हम लोग देखते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन को जन्म दिया। तो ये जो थी वो औद्योगिक क्रांति थी। औद्योगिक क्रांति का जो प्रभाव है वो इसी तरह से पड़ा कि हर क्षेत्र में, भले वो आर्थिक क्षेत्र हो, भले वो राजनीतिक क्षेत्र हो, भले वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, हर जगह हमारा प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ओके। रोमांटिसिज्म, द रोमांटिक ग्लोरिफाइड द डिवाइन पावर ऑफ नेचर एज अ रिएक्शन। नेचर से प्यार कर रहे हैं, अपनी कंट्री से प्यार कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से प्यार कर रहे हैं। ये सारा जो जन्म है वो किसकी वजह से हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हुआ। ओके। तो कल्चर इम्पैक्ट, द विजुअल आर्ट को जन्म दिया, आर्टिस्ट बन रहे हैं लोग, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, कला, साहित्य, वाणिज्य, व्यापार, इन सबको प्रगति हुई, ये सारा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।